अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर वाफियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी में हर तरह से खुश होंगे। मेरी भी आप सब लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सलामत और तंदुरुस्त रखे। और यही कोशिश और यही काविश है कि आप सब लोगों को महफूज और बद नज़रों से बचाव के लिए ऐसे वाक़यात आपके साथ शेयर करता रहूँ जिनसे आप लोगों को मालूम हो कि किस तरह से अपने और अपने अहले खाना की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारे पास जो कहानी है हमारे एक दोस्त ने हमारे साथ शेयर की है और ये वाकई में खौफनाक कहानी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आएगी और आप इससे भी ज़रूर नसीहत हासिल करेंगे। ये वाक़या जिसने हमसे शेयर किया है उनका ताल्लुक इस्लामाबाद से है और उनका कहना है कि ये उनके साथ बजाते खुद पेश आने वाला सच्चा वाक़या है। तो चलिए सुनते हैं हम उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबान। मैं एक गवर्नमेंट ऑफिसर और अल्लाह का शुक्र है कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मैं शादीशुदा हूँ और मेरे 2 बेटे हैं। ये जो वाक़या मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये तकरीबन सन 1995 की बात है। उस वक्त मेरे दोनों बच्चे काफ़ी छोटे थे। तकरीबन उस वक्त उनकी उम्र कोई 8 से 9 साल की होगी। हम लोग हर साल नॉर्दर्न एरियाज जाया करते थे और इस साल भी हमने नॉर्दर्न एरियाज का ही प्लान बनाया। इस बार हमने चित्राल का फैसला किया। अगरचे हम इससे पहले कई बार जा चुके थे, लेकिन इस बार का ये ट्रिप शायद हमारा आखिरी ट्रिप भी हो सकता था। ये आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है। उन दिनों बच्चों के स्कूलों की छुट्टियां हो गई थी और मैंने भी अपने ऑफिस से छुट्टी ली। उस वक्त मेरी शादी को तकरीबन 10 साल हो चुके थे और उन 10 सालों में कोई भी ऐसा साल नहीं गुजरा था कि हम छुट्टियों पर कहीं घूमने न गए। लेकिन न जाने इस दफ़ा क्या था कि मुझे कुछ मनफी वाइब्स महसूस हो रही थी और जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि अगर अब प्लान कैंसिल कर दिया तो बच्चे उदास हो जाएंगे और बीवी का मूड खराब हो जाएगा। बस यही सोचकर मैंने इस प्लान को कैंसिल नहीं किया, अगरचे मेरी सिक्स सेंस मुझे बार बार किसी मुश्किल का इशारा दे रही थी। खैर, हमने प्लान डन किया और अपने सफ़र पर निकल पड़े। मेरी एक बुरी आदत थी कि जब भी मैं ऐसे ट्रिप्स पर जाया करता था तो सफ़र हमेशा रात में ही किया करता था। दिन के वक्त मुझसे ड्राइव नहीं होती थी। आदत तो खैर थी ही, लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम भी थी। प्रॉब्लम ये थी कि दिन के वक्त जब भी ज़्यादा रोशनी मेरी आंखों में पड़ती थी तो मेरी आंखें बिल्कुल ब्लर हो जाती थी और मुझे ठीक से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये एक बहुत ही नायाब मेडिकल कंडीशन थी। बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो आप यूँ समझ लें कि रात को सफ़र करना मेरी आदत भी थी और मजबूरी भी। खैर, हम लोग उस दिन शाम के बाद अपने सफ़र पर निकले। ये सफ़र कहने को तो 9-10 घंटे का था, लेकिन जिस तरह की सड़कें थी और जिस तरह का वो पहाड़ी इलाका था, तो ये सफ़र तकरीबन 16 से 17 घंटे का होने वाला था। आजकल तो सड़कें खैर बहुत ही अच्छी हो चुकी हैं, लेकिन मैं तब की बात कर रहा हूँ जब सड़कें इतनी अच्छी नहीं थीं और न ही कोई मोटरवे था। रात के वक्त वहाँ इक्का दुक्का ही लोग सफ़र किया करते थे और रास्ते में ज़्यादातर 1-2 ही ट्रक नज़र आया करते थे। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ये ट्रिप्स मैं पिछले 10 साल से कर रहा था, तो मेरे लिए कोई नया सफ़र नहीं था। लेकिन न जाने क्यों इस दफ़ा मेरा दिल बहुत डरा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जैसे जैसे हम लोग चित्राल की तरफ बढ़ रहे थे, मेरा दिल बैठता जा रहा था। हम लोग पहले इस्लामाबाद से टेक्सला पहुंचे। टेक्सला के बाद अटक के करीब से गुजरते हैं, फिर मालाकन और बटखीला और उसके बाद चिकदार का पॉइंट आता है, जहां से अगर आप लेफ्ट हो जाएं तो चित्राल का रास्ता था और राइट वाली सड़क सवात की तरफ जाती थी। चिकदार से थोड़ा सा आगे
लोअर देर तक और लोअर देर से थोड़ा सा आगे जाकर एक छोटा सा रेस्ट हाउस बना हुआ था। हम जब भी चित्राल जाते थे हमारा स्टॉप यही होता था और हम रात वहीं पर स्टे करते थे। रात तकरीबन काफी हो चुकी थी तो हमने सोचा कि आज रात इसी रेस्ट हाउस में स्टे कर लेते हैं। उस वक्त रात के तकरीबन 1:30 या 2 बज रहे थे और हम लोग अपने रेस्ट हाउस से सिर्फ 1 या 2 किलोमीटर ही दूर होंगे। उस वक्त मैं अपनी बीवी से बातें किए जा रहा था क्योंकि मुझे ये डर था कि कहीं मेरी आंख न लग जाए। मैं थोड़ी देर बाद बीवी की तरफ देखकर चंद सेकंड के बाद दोबारा सड़क पर नजरें जमा लेता था। मेरे दोनों बच्चे पीछे बैठे हुए थे और जाग रहे थे। अभी हम बात कर ही रहे थे कि थोड़ी देर बाद मैंने कुछ बात करने के लिए अपनी बीवी की तरफ देखा तो इतने में अचानक से मेरा बेटा जोर से चीखा और कहा कि अब्बू सामने कोई खड़ा है। मैंने अचानक से एकदम से गाड़ी की ब्रेक लगा दी। जब मैंने उस तरफ देखा जहां मेरा बेटा इशारा कर रहा था तो मैं ये देखकर हैरान रह गया कि उनका इशारा हमारी गाड़ी के बिल्कुल सामने आता था, यानी मेन हाईवे पर। मैंने गाड़ी को साइड पर रोकर चारों तरफ देखने लगा। मैंने देखा कि एक साया बिल्कुल हमारे सामने से गुजरा। अगरचे वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था लेकिन फिर भी वो इतना गहरा साया था कि मैंने उसे इतनी तारीकी में भी गुजरते हुए देखा। वो हमारी गाड़ी के बिल्कुल आगे से गुजरा। उसकी कोई शक्ल और सूरत नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई काली चादर ओढ़कर हवा में गुजरा। जब वो हमारे सामने से गुजरा तो थोड़ा सा आगे जाकर अचानक से गायब हो गया। जब मैंने अपने बीवी और बच्चों से पूछा कि क्या तुम लोगों ने कुछ देखा तो उनके चेहरों पर खौफ देखकर ही मैं समझ गया कि उन्होंने भी उस साए को देखा था जिसे मैंने देखा। मैंने गाड़ी मोड़ी और उसकी हेडलाइट उस तरफ की जहां पर वो साया गया था। तो मैं वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आया। मेरी बीवी ने बुलंद आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और मुझे कहने लगी कि जल्दी से यहाँ से निकलो। मैं तो सफर के शुरू से ही बहुत डरा हुआ था और इस वाक़े ने मुझे मजीद डरा दिया था। मेरा दिल कर रहा था कि गाड़ी यहाँ से वापस मोड़ दूं और घर चला जाऊं, लेकिन वापसी का सफर भी बहुत ज्यादा था और ये डर भी लग रहा था कि अगर वापसी मोड़ा तो कहीं गाड़ी चलाते हुए मेरी आंख न लग जाए और मैं सो ना जाऊं। मैंने दिल में सोचा कि रेस्ट हाउस बस थोड़ा सा ही दूर है, वहां चले जाते हैं और आज रात वहां स्टे करके आराम कर लेते हैं। सुबह फिर आगे देखेंगे। अगर मूड बना तो सही आगे चित्राल के लिए निकल जाएंगे, नहीं तो वापस अपने घर चले जाएंगे। खैर मैं ये सोच रहा था कि इतने में वो रेस्ट हाउस आ गया। जब हम लोग उस रेस्ट हाउस में पहुंचे तो हमें वहां पर कोई भी रूम खाली नहीं मिला, क्योंकि अक्सर टूरिस्ट रात को यहीं पर स्टे किया करते थे और बच्चों के स्कूल बंद होने की वजह से वो सीजन भी था, तो इस वजह से भी वो पूरा रेस्ट हाउस फुल हो चुका था। उस रेस्ट हाउस का मैनेजर जो कि मेरा जानने वाला था, उसने मुझे बताया कि यहाँ से थोड़ा सा आगे ही एक और रेस्ट हाउस है, लेकिन वो काफी पुराना है और आपके स्टैंडर्ड का नहीं है, लेकिन आज रात आपका काम बन जाएगा और आपको वहां पर स्टे करने के लिए रूम मिल जाएगा। मैंने उससे कहा कि इस वक्त हमारी मजबूरी है क्योंकि हम गाड़ी में तो नहीं सो सकते, इसलिए आज की रात वहां पर गुजार लेंगे। खैर उसने मुझे उस रेस्ट हाउस तक जाने का रास्ता समझा दिया और हम उसके बताए हुए रास्ते पर निकल पड़े। उसमें मुझे रास्ता तो समझा दिया था, लेकिन उस जमाने में कोई नेविगेशन वगैरह नहीं होते थे, तो आप समझ सकते हैं कि उस जमाने में लोग कैसे इशारों से या किसी जगह या चीज की निशानी से रास्ता समझाया करते थे। उसने मुझे रास्ता कुछ यूं समझाया कि यहाँ से सीधा जाएं, आगे मोड़ आएगा, वहां से राइट हो जाइएगा और एक कच्ची सड़क होगी, उस पर सीधा जाइएगा और थोड़ा सा आगे चलने के बाद वो रेस्ट हाउस आ जाएगा। उसने उसी तरह से इशारों की मदद से मुझे वो रास्ता समझा दिया और हम उस तरफ रवाना हो गए।
थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद मुझे राइट पर एक सड़क जाती हुई दिखाई दी, जो एक कच्ची सड़क थी और बहुत बुरी हालत में थी। वो सड़क पहाड़ों के दरमियान से होती हुई जा रही थी। मुझे लगा कि शायद यही मोड़ होगा, क्योंकि उस मैनेजर ने भी यही बताया था कि जो सबसे पहले मोड़ आएगा उसी पर आपने राइट की तरफ मुड़ जाना है, और मेरे ख्याल में ये हमारे रास्ते में आने वाला पहला मोड़ था। खैर, मैंने उसी मोड़ से राइट लिया और उस सड़क पर चलने लगा। उस वक्त मेरे पास 4x4 गाड़ी थी, लेकिन उस कच्चे रास्ते पर वो गाड़ी भी ऐसे ही हचकोले खा रही थी कि मानो हम लोग अपनी सीटों से बाकायदा एक एक फुट जंप कर रहे थे। उस सड़क की हालत इतनी ज्यादा खराब थी और ऊपर से अंधेरा भी इतना ज्यादा था कि लगता था कि दिन रात भी यहाँ डर के मारे अकेले नहीं आते होंगे। खैर, हमें उसी सड़क पर चलते हुए 10 से 15 मिनट ही गुजर गए थे कि मेरे बच्चों ने मुझसे कहना शुरू किया कि अब्बू, आपको कोई आवाज आ रही है? मैंने कहा, बेटा कैसी आवाज? तो बच्चों ने कहा कि अब्बू गौर से सुनिए, करीब से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। और हैरत की बात यह है कि आवाज मुसलसल हमारे साथ साथ चलती जा रही है। अगर कोई औरत किसी एक जगह बैठकर रो रही होती, तो जब हमारी गाड़ी आगे जा रही है तो उसकी आवाज कम होनी चाहिए, लेकिन वो आवाज हमें ऐसे आ रही है कि जैसे वो औरत रोते रोते हमारे साथ ही चल रही हो। मैंने अपनी गाड़ी को साइड पर रोका और इंजन ऑफ कर दिया, क्योंकि वो एक डीजल गाड़ी थी तो उसका शोर भी बहुत ज्यादा था। जब मैंने और मेरी बीवी ने गौर किया तो वाकई किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, और वो आवाज इतनी करीब से आ रही थी कि लगता था कि जैसे वो हमारी गाड़ी के बाहर ही बैठी हो। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और आवाज देने लगा कि क्या बाहर कोई है, और अगर किसी को कोई मदद चाहिए हो तो हमारे पास आ जाए या हमें आवाज दे दे। लेकिन मेरी बात का कोई जवाब नहीं आया और ना ही कोई हमारे पास आया। लेकिन वो रोने की आवाज अभी भी आ रही थी, और वो आवाज ऐसी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अगर वाकई कोई मुसीबत में होता तो मेरी बात का जवाब जरूर देता। मैंने गाड़ी को दोबारा स्टार्ट किया और आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैं उस वक्त साथ साथ चारों तरफ देख भी रहा था और यही सोच रहा था कि शायद मुझे वो रेस्ट हाउस नजर आ जाए जिसका हमें उस मैनेजर ने बताया था। लेकिन इतना ड्राइव करने के बाद भी मुझे कोई रेस्ट हाउस नजर नहीं आया। चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ थे और बीच में छोटे मोटे मैदान थे। वहां न कोई आबादी थी और न ही उस रास्ते पर हमारी गाड़ी के अलावा कोई और गाड़ी, और न ही कोई इंसान नजर आ रहा था। मैं अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ खौफजदा हालत में बस उस सुनसान रास्ते पर चले जा रहा था कि अचानक से मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर। मैंने सोचा कि अभी हमारी रेस्ट हाउस मिलने वाली प्रॉब्लम हल नहीं हुई कि अगली मुसीबत निकल गई। अब उस सुनसान बयाबान में जहाँ डर के अलावा और कुछ भी नहीं था, वहाँ उतरकर टायर चेंज करना भी बहुत हिम्मत वाला काम था, जो उस वक्त मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं थी। मेरी बीवी कहने लगी कि किसी का इंतजार कर लेते हैं, शायद कोई आ जाए और हमारी मदद कर दे। इससे आगे क्या हुआ? क्या वाकई किसी ने हमारी मदद की या हम वहां बेयारो मददगार रह गए? ये बताऊंगा मैं आपको अगले पार्ट में।